तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? एकदम पूर्ण विश्वास तेजस्वी में है। सब लोग बदलाव चाहते हैं। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है। महागठबंधन सरकार जीतती है तो जो 1100 का सिलेंडर है उसको 500 में देने का हमने वादा किया। माई बहन मान योजना हमारी पार्टी ने 2500 रुपए प्रति माह ऐसी हर माता और बहन को मिलेगा। तेज तरार विधायक हैं, दमदार और जानदार विधायक हैं। 70 से 75% स्कूल है सर जिसमें बेंच और डेस्क की कमी है। इसका मतलब कि नीतीश कुमार 15 वर्ष तक ऑलरेडी सत्ता में रह चुके थे, इसके बाद ही स्थिति। जी जी जी। तो ओबरा क्यों आपने चुना? हमने नहीं चुना, हमारे नेताओं ने चुन के दिया। और नया होते हुए भी मतलब आपने कमाल कर दिया। मुद्दा जो है बिहार से पलायन को रोकने का भी। बहुत अच्छी नौकरी में थे तो फिर राजनीति में क्यों आप आ गए? कि बेटा जानते हो आंख बंद करने से पहले चाहते थे एक बार मेरा बेटा एमएलए बन जाए। कि उसी समय हमने ठान लिया कि नहीं, जो मेरे पिताजी चाहते हैं वही हम करेंगे। कैसा लग रहा है पॉलिटिक्स में? एक आम प्रतिनिधि जो है अगर वाकई में लगन से काम करे तो आकाश ही मंजिल है, उससे नीचे कुछ नहीं। सबसे ज्यादा आपने कौन काम किया है अपने क्षेत्र में? तो सड़क सबसे ज्यादा हम लोगों ने बनवाया अपने क्षेत्र में। ऐसे कई काम हम लोगों ने किए। इनकी माँ श्रीमती कांति सिंह जी, वो भी मंत्री रही हैं भारत सरकार में, एमएलए भी रही हैं वो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी, मेरे बगल में है ऋषि कुमार। ऋषि कुमार ओबरा से विधायक हैं, तेज तरार विधायक हैं, दमदार और जानदार विधायक हैं। आज हमने इनको बुलाया अपने दफ्तर में, ऑफिस में। चूंकि ये इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, ये ज़्यादातर रहते हैं अपने क्षेत्र में, लोगों के बीच में रहना भी चाहिए, एमएलए हैं तो सबसे पहले ऋषि कुमार जी, मैं न्यूज हाट के दफ्तर में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे न्यूज़ हाट पे बुलाया और रूबरू होने का मौका दिया ताकि मैं भी अपनी चंद बातें कुछ बता सकूं और आप जो चाहें मुझसे पूछ सकें। तो ये तो बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है मेरे लिए। धन्यवाद। असल में है क्या कि मैं उन्हीं लोगों को बुला रहा हूं और हमने चिन्हित किया है कि जो रियली लोगों के बीच में जा कर के काम कर रहे हो। मैंने वो जाके, क्योंकि आप तो भोजपुरी भाषा भाषी हैं, का भोजपुरी बोलना कि ना? जी तनी मनी बोली ना। कहा कि बचपने में हम चल गए रही दिल्ली पढ़े खातिर। हम रही 6वां क्लास में तो हमरा के माई बाबूजी भेज दिलन DPSR के पुरम पढ़े खातिर कि वहाँ से पढ़ी, बढ़िया जगह नौकरी करी। नौकरियों करनी है 10-12 साल प्राइवेट सेक्टर में। अब बस इतना ही भर भोजपुरी बोल लेनी है। इतना ही काफी है। मैं बता दूं कि इनकी माँ श्रीमती कांति सिंह जी, वो भी मंत्री रही हैं भारत सरकार में, एमएलए भी रही हैं वो। सबसे पहले मुझे याद है कि वो प्यूरो से विधानसभा का चुनाव जीती थी। उसके बाद विक्रमगंज लोकसभा कंस्टिट्यूंसी था, वहाँ से रही। आरा से भी रही हैं लोकसभा में। खैर, तो अच्छा ये बताइए ऋषि कुमार जी, चूँकि आपको बुलाने का मेरा मकसद एकमात्र है कि चूँकि आप बढ़िया नौकरी में थे, बहुत अच्छी नौकरी में थे, तो फिर राजनीति में क्यों आप आ गए? ये बात कुछ सालों पहले की है। जब 2014-15 का समय चल रहा था, उस वक्त मैं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में काम करता था। मेरी पोस्टिंग जो थी कुछ समय के लिए बिलासपुर हुई और फिर वापस दिल्ली जिंदल सेंटर में था उस वक्त में। फिर अचानक मेरे पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। ये 2015 नवंबर की बात है। फिर लंबा इलाज चला एम्स में, कई महीनों हमने एम्स में गुजारे। जब तक पिताजी को होश था तो उन्होंने एक बात मुझसे कही। अब मैं उनके सिरहाने गया। उन्होंने कहा कि बेटा जानते हो आंख बंद करने से पहले चाहते थे एक बार मेरा बेटा एमएलए बन जाए। वो इतना भाव विभोर कर देने वाला पल था कि उसी समय हमने ठान लिया कि नहीं, जो मेरे पिताजी चाहते हैं वही हम करेंगे। नहीं तो टिकट तो हमको 2005 में भी मिल सकता था, 10 में भी मिल सकता था। माँ का इतना रसूख था पार्टी में। पर उनकी वो बात जो है वो घर कर गई और फिर हमने सब छोड़ छाड़ के फिर हम वहाँ वापस आ गए। कैसा लग रहा है पॉलिटिक्स में? पहले साल चूंकि कोविड वाला साल था तो पहली बार आप जीते 2020 में। ओबरा विधानसभा के ये विधायक हैं।
जब 2020 में जब जीत हुई तो उस समय कोविड का पीरियड चल रहा था और पीक पीरियड था, तो काफ़ी मायूसी सी महसूस होती थी कि कोविड है और जो हमें एज अ लेजिस्लेटर काम करना चाहिए अपने क्षेत्र में वो हम नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी उस टाइम, जाना है परमिशन लेके जाना है, या जाने के बाद आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। फिर भी उस टाइम हम लोगों ने जो है मेडिसिन वितरण का काम शुरू किया कि घर घर दवाई जो है हमने बांटना शुरू किया। हमको अभी तक याद है डॉक्टर मोरपिन को हमने फ़ोन किया फैक्ट्री में, हमने कहा कि हमको एसेंशियल मेडिसिन चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक हम बांट नहीं सकते क्योंकि वो प्रिस्क्राइब ड्रग होता है जब तक डॉक्टर ना लिखे। तो कैल्शियम, एंटी एलर्जिक, फीवर वाली दवाई और एक मल्टीविटामिन, इस तरह से हमने एक पैकेज बनाया और सबको एक वो करके डिस्पोजेबल प्लास्टिक में कि जिसके पास जाए वो प्लास्टिक दरवाजे पे ही निकाल के दवाइयाँ अंदर रख ले, वैसा करके ताकि कोविड ना फैले, क्योंकि घर घर हम भेज रहे थे दवाई तो कहीं कहीं किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए उस वजह से। तो वो किया। तो इनिशियली स्टार्टिंग का दौर बहुत ही मुश्किल भरा था, काम करने को मौका नहीं मिल रहा था। फिर जब धीरे धीरे ये दौर ख़त्म हुआ, रिस्ट्रिक्शन हटी, कई परिवार उजड़े उस समय, मेरे परिवार में भी क्षति हुई, पर्सनल क्षति हुई। पर उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने आप को गैदर किया और फिर पूरा माहौल ही बदल गया मेरे लिए, पूरी दुनिया बदल गई। जब इतने लोगों को बीमार होते हुए और दम तोड़ते हुए देखा तो फिर लगा कि क्या शहर और क्या गांव, जो हाल शहरों का था वही हाल गांवों का था। पर लगा कि अब यहाँ से उठने का मौका मिलेगा, यहाँ से काम ज़्यादा करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा ही सफ़र रहा शुरुआत। तो ओबरा क्यों आपने चुना? ओबरा की भी एक कहानी है। जब यहाँ आने के बाद जब हुआ कि हाँ भाई चुनाव लड़ना है, तो उस वक्त दिमाग में आया अपना गांव, अपना गुहांड। तो वो दिनारा था, दिनारा विधानसभा में पड़ता था। तो मम्मी ने लालू जी से कहा कि भाई अगर बेटे को लड़ाना है तो आप दिनारा से जो है उनको टिकट दीजिए। बातचीत भी हुई, हमने दिनारा में घूमना भी शुरू कर दिया, सारा कुछ हुआ। फिर अचानक तेजस्वी जी ने चुनाव डिक्लेरेशन के एक हफ्ते पहले मुझे बुलाया और कहा कि सुनिए आप ओबरा जाके लड़ेंगे चुनाव। चूँकि ओबरा मेरी माँ के लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि औरंगाबाद के 3 ओबरा विधानसभा, गो विधानसभा और नबीनगर, वो तीनों जो हैं वो उनके काराकाट लोकसभा में हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि आपकी मदर का वहाँ पे ऑलरेडी बैकग्राउंड है, काम किया हुआ है, सब कुछ जाना हुआ है, तो आप ओबरा जाके चुनाव लड़े। तो उस टाइम मुझे जब ओबरा गया तो मुझे पैराशूट कैंडिडेट बोलते थे लोग ओबरा में, क्योंकि ओबरा में किसी ने मुझे देखा नहीं था पहले। तो इस वजह से जो है ओबरा जो है सीट चुनी गई। पर हमने नहीं चुना, हमारे नेताओं ने चुन के दिया। और नया होते हुए भी मतलब आपने कमाल कर दिया, 22,000 से आप जीते हैं, मुझे जो याद है। जी, लगभग 22,680 वोट का मार्जिन था। और चूंकि आपने उस समय क्या मुद्दा बनाया, मतलब लोगों से के बीच जाते होंगे आप, चूंकि आप बता रहे हैं कि पैराशूट्स का कहना शुरू कर दिया, नया थे, कहाँ फोकस किया आपने? मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो युवाओं पे किया, क्योंकि मेरे नेता भी युवा हैं और मैं भी युवा था। और युवाओं की ज़रूरत, जैसे प्रॉपर काउंसलिंग, जॉब की काउंसलिंग, कॉलेज में पढ़ाई हो अच्छी हो। जैसे हमारे यहाँ दाऊद नगर महाविद्यालय है, 52 साल पुराना, वहाँ पे पीजी की पढ़ाई नहीं थी। तो हम लोगों ने चिट्ठी लिख लिख के विधानसभा के माध्यम से या सरकार के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते रहे हमेशा सरकार का। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस टेन्योर में ही हमने जो है वहाँ स्नातकोत्तर यानी पीजी की पढ़ाई स्टार्ट करवा दी 52 साल कॉलेज की स्थापना के बाद। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो फोकस जो था वो युवा था। और युवाओं में भी फोकस सिर्फ ये था कि जो नेता कहते हैं, जो तेजस्वी जी कहते हैं कि युवाओं के लिए क्या ज़रूरी है, युवाओं को कैसी दिशा देनी चाहिए, कहाँ उनका जो है कैपिटल ग्रोथ ज़्यादा होगा और जो मोमेंटम पकड़ेंगे युवा और जिस डायरेक्शन में जाएं तो वो क्या होना चाहिए। तो कई बार बैठ करके इन चीज़ों पे वार्ता भी होती है, बातचीत भी होती है। तो फोकस सिर्फ और सिर्फ युवा था, युवा के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा।
ये जो तीनों फील्ड थे, इसी के ऊपर फोकस रहा और अपने आप जो है मुकाम पाते चले गए। अच्छा, अभी इस साल तो चुनाव भी है, लगभग 4.5 वर्ष तो हो ही गए होंगे, मतलब आपको एमएलए बने। 4.5 वर्षों में सबसे ज़्यादा आपने कौन काम किया है अपने क्षेत्र में? देखिए, कायदे से तो एक विधायक का या एक लेजिस्लेटर का काम होता है जो सरकार की पॉलिसीज हैं, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, उन पॉलिसीज से जो आम जन के लिए जो पॉलिसी बनी है, उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उन सारी चीज़ों का मॉनिटर करना, उसकी मॉनिटरिंग करना एक लेजिस्लेटर का सबसे बड़ा जो है वो रोल होता है। कि अगर ब्यूरोक्रेसी या अगर सरकारी तंत्र अपना काम मुस्तैदी से कर सकते तो हमारी ज़रूरत ही नहीं थी। तो हमें एज अ मॉनिटर जो है बिठाया गया है एज अ लेजिस्लेटर कि हम देखें कि कहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन सी ऐसी पॉलिसी जो बनी। अब जैसे जब हमारी 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी जी सड़क के मंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग सब आइए, पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सारे विधायकों को बुलवाए, एक एक करके बोले आप अपने यहाँ रोड चिन्हित करें, हम हर विधायक को 25-25 किलोमीटर रोड दे रहे हैं फर्स्ट फेज में। तो होड़ लगी, तब होड़ लगी तो हुआ कि भाई अब हम तो भाई अपने आप को हम गरीबी समझते थे, हम कहे कि 25 किलोमीटर तो दे ही रहे हैं, एक दो को पुलवा दे देते एक्स्ट्रा तो कम से कम कहने के लिए होता ना कि विधायक जी जो हैं रोड तो सब लाया, विधायक जी पुल ले आए। तो मतलब खुशकिस्मत था मैं कि 2 पुल हमारे यहाँ सैंक्शन कर भी दिया उन्होंने उस समय रहते हुए, जो अभी प्रोसेस में है पाइपलाइन में। एक तो अदरी नदी है हमारे यहाँ, उसके ऊपर ओबरा से जब हम पूर्वी बेल्ट में जाते हैं तो पूर्वी बेल्ट की तरफ अदरी नदी आता है और ओबरा बेल बराही पथ कहते हैं, उसके ऊपर बहुत पुराना लगभग 80 साल पुराना पुल बना है, तो उसके ऊपर नया पुल उन्होंने दे दिया। फिर एक पुनपुन के ऊपर ओबरा प्रखंड में ही पुनपुन से क्रॉस करके जाने के, यानी कि लगभग 40 पंचायत दूसरे तरफ जोड़ने के लिए वो 2 पुल उन्होंने दिया, जो कि अभी निर्माणाधीन, अभी उसका काम शुरू होना है टेंडर की प्रक्रिया में। तो ये सब चीज़ें हुई। तो सड़क सबसे ज़्यादा हम लोगों ने बनवाया अपने क्षेत्र में। फिर स्वास्थ्य उपकेंद्र, अभी सबसे ज़्यादा कमी जो है वो डॉक्टर्स की महसूस होती है, यानी इतने हम लोगों ने उपकेंद्र पास कराए, 7 तो 2021 में पास हुए जो 23-24 तक बन चुके थे, और लगभग और 7 जो है हम लोगों ने पास कराया जो कि अभी टेंडर की प्रक्रिया में है। पर एक जो कमी जो देखने को मिलती है इन स्वास्थ्य केंद्रों में, जो डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं उसकी बहुत कमी है। और जब हम लोग सिविल सर्जन से जिला में बात करते हैं कि भाई डॉक्टर भेजिए, तो कहता है सर जिले में डॉक्टर नहीं है, सदरे में नहीं है, तो हम कहाँ वहाँ पे भेज पाएंगे। पर किसी तरह घींच तीर करके काम जो है आज के डेट में ये लोग कर रहे हैं। तो दूसरा जो है ये स्वास्थ्य के ऊपर काम हुआ। उसके बाद फिर जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने आप लोग को बताया, जब स्कूलों में जाता था मैं, जब रिस्ट्रिक्शन हटा कोविड का स्टार्टिंग में, तो स्कूल भ्रमण जब करने शुरू किए तो कई हाई स्कूल ऐसे थे जहाँ बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे। ज़मीन पे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, देख के ताजुब हुआ कि आधुनिक भारत में आज़ादी के इतने साल बाद बिहार में जहाँ शिक्षा का सबसे ज़्यादा बजट है, वहाँ बच्चे ज़मीन पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो बड़ा तकलीफ हुआ। फिर एक बच्ची आई छोटी सी, मैं प्राचार्य से बात कर रहा था, उसने मेरे शर्ट को पीछे से खींचा। तो हमने घूम के देखा, छोटी बच्ची बोली अंकल अंकल नीचे बैठ के पढ़ने में हमको बहुत तकलीफ होती है, चुभता है। और वो पल था। तो उसके बाद फिर जो ब्लॉक एजुकेशन अफसर हैं उनसे हमने कहा कि भाई ऐसी कितनी स्कूल है दाऊदनगर प्रखंड में जहाँ बेंच की कमी है, टेबल की कमी। तो बोले लगभग 70 से 75% स्कूल है सर जिसमें बेंच और डेस्क की कमी है। 2020-21 की बात हम आपको कर रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा प्रखंड, बात आप जब कर रहे हैं 2020, इसका मतलब कि नीतीश कुमार 15 वर्ष तक ऑलरेडी सत्ता में रह चुके थे, इसके बाद ही स्थिति। जी जी जी, मैंने अपने जो भी दौरे हुए, दौरों के दौरान हमने देखा स्कूलों में डेस्क और बेंच की कमी, प्रॉपर ऑफिसेज जो होती हैं, जो प्राचार्य का ऑफिस होता है, वहाँ कागज पत्तर रखने के लिए ना अलमीरा है ना कुछ है जिसके अंदर सेफ रख सके। वो तो टूटे फूटे अलमीरे देखकर दंग रह गए।
छत ऐसे थे स्कूल के जो किस दिन छत गिर जाए बारिश के अंदर वैसा महसूस होता था। खैर उसके बाद आधारभूत संरचना के थ्रू इन्होंने काफी जो है इन लोगों ने काम निकाला, कर रहे हैं। हमसे तो लिस्ट मांगा गया कई बार, हम लोग ने कई बार लिस्ट दी है, हाई स्कूल्स के, मिडिल स्कूल के, प्राथमिक स्कूल के, जहाँ पे बिल्डिंग जर्जर है और उसको बनाने की जरूरत है। तो फिर ये सब चीज़ें जो है हम लोगों ने मुहैया कराना शुरू किया कि बेंच और डेस्क मिले। फिर बच्चों के स्कूल में सैनिटरी पैड्स की डिस्पेंसिंग मशीन एनजीओ से बात कर करके कई स्कूलों में हमने लगवा। उसके बाद फिर जो सिंचाई है, देखिए हमारा जो क्षेत्र है वो 90% निर्भर है खेती पे और उसके प्रोडक्शन पे। और क्या है, किस्मत अच्छी इसलिए क्षेत्र की है कि 3 तरफ से नदी से घिरा है, लेकिन जो चैनल्स बने हुए हैं सिंचाई के, वो चैनल्स बने हुए हैं अंग्रेजों के ज़माने के। अब उसका उड़ाईकरण नहीं होता है तो सिल्टिंग हो करके पता ही नहीं, जब जाते थे तो पता ही नहीं चलता नहर कहाँ है, आहर किधर है, तो कहता था भरा हुआ है। तो वो सब का उड़ाईकरण वो सब करा। ऐसे कई काम हम लोगों ने किए जो कि आप ये कह सकते हैं एक आम प्रतिनिधि जो है अगर वाकई में लगन से काम करे तो आकाश ही मंजिल है, उससे नीचे कुछ नहीं। कौन ऐसा काम छूट गया है जो चाहेंगे इस बार अब चुनाव होगा, फिर एमएलए आप बनिएगा, तो कौन ऐसा काम है जिसको पहली बार मन में फर्स्ट प्रेफरेंस दे करके टिकअप कीजिए? ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं बड़ा सपना, या जो है एक मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ ओबरा में, ओबरा या जिला में ही कह लीजिए, औरंगाबाद में। औरंगाबाद जिला में तो मुख्यमंत्री ने एक दिया है ना। नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ना ही कभी अनाउंसमेंट हुआ। और आज तक जो है औरंगाबाद के मरीज जो है या तो पटना की तरफ भागते हैं या जमहोर भागते हैं, सासाराम, जमुहार, नहीं तो फिर बनारस भागते हैं। कोई भी ट्रॉमा सेंटर हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी सदर अस्पताल हैं जिला में वो सिर्फ रेफर करने के लिए बने हुए हैं। कोई भी मरीज जाता है फर्स्ट एड के नाम पे कोई पट्टी बांधते हैं, फिर कहते हैं पटना ले जाइए, वहाँ सासाराम ले जाइए, बनारस ले जाइए, वहाँ इलाज नहीं होता। और NH 139 पे बसा हुआ है, वो एकदम आर्टेरियल रोड है औरंगाबाद जिला का। उसके ऊपर इतने एक्सीडेंट होते हैं, सब बालू लदा ट्रक सब निकलता है उस रोड पे, बालू रोड पे गिरा के रोड के साइड में मोटरसाइकिल के लिए जहन्नुम बना के चला जाता है। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो है चुनाव में आपके क्षेत्र में आपको क्या मुद्दा क्या होगा? देखिए, चुनाव का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ युवाओं का भविष्य, माताओं का सम्मान और हमारे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको पोषण, ये सब चीज़ें। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जो सिलेंडर 500 रुपये हम लोगों ने करने का वादा किया है, अगर हम जीतते, महागठबंधन सरकार जीतती है, तो जो 1100 का सिलेंडर है उसको 500 में देने का हमने वादा किया। और अपनी माताओं बहनों को जितनी भी हैं उनको हमने माई बहन मान योजना हमारी पार्टी ने जो है घोषणा की है, जिसके अंदर 2500 रुपये प्रति माह ऐसी हर माता और बहन को मिलेगा जो मतलब कि रूरल पॉकेट्स में हैं, जो गरीब लोग हैं और जो वंचित हैं, उन सबको मिलेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं। और मुद्दा जो है बिहार से पलायन को रोकने का भी है। उसके कारण उसका जो मूल, आपके क्षेत्र से भी बहुत पलायन लोग किए हैं, बहुत पलायन करते हैं। चुनाव जब कोई फेस्टिवल होता है तब चहल पहल देखने को मिलती है, जब सब वापस लौट के आते हैं। और सबका एक ही कारण है कि भैया हमको यहाँ नौकरी मिलेगा तो हम बाहर काहे जाएंगे, यहाँ हमको 2,000 कम में दे दे, हमको 3,000 हमको कम दे दे जितना हमको बाहर मिलता है, तब भी हम अपने घर पे रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। खेती बाड़ी भी देख लेंगे, जो भी थोड़ा बहुत खेत खलिहान जिसका भी है, बाहर नौकरी करता है बटाई पे दे देता है खेत। तो मिला जुला के देखेंगे तो नुकसान में ही है जो बाहर जाकर के काम कर रहा है। अच्छा, आपको क्षेत्र से थोड़ा मैं बाहर निकाल रहा हूँ, आप लोगों को लगता है इस बार तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? देखिए, जिस भावना से और जुड़े हैं तेजस्वी यादव आम लोगों के साथ, और जितनी शक्ति से और जितना उनको प्रेम मिल रहा है, और पिछले बार भी तो सरकार बन ही चुकी थी 2020 में,
आप लोग का हम कार्यक्रम देखते थे तो उसमें आप बताते थे कैसे नैरो मार्जिन से। तो सरकार तो बन रही थी पिछले बार ही, किन कारणों से वो नहीं बनी उस विषय में हम नहीं जाएंगे, पर हाँ इस बार पूरी जनता का, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, कहीं किसी भी बैकग्राउंड का हो, एकदम पूर्ण विश्वास तेजस्वी में है। सब लोग बदलाव चाहते हैं। जो ऑटो मोड में जो सरकार चल रही है, जो ब्यूरोक्रेट लोग चला रहे हैं, हम आप और जानते ही हैं कि किस तरह से चल रही है सरकार। तो अब लोग ऊब चुके हैं, अब लोगों को बदलाव चाहिए, और बदलाव संसार का नियम भी है। बदलाव होगा। बदलाव निश्चित है और सुनिश्चित है, बिल्कुल होगा बदलाव। ऋषि कुमार को आप लोगों ने सुना, बड़ा मतलब आप समझ सकते हैं कि एकदम परिपक्व जो पॉलिटिशियन होता है उस तरह से जवाब दे रहे थे। स्वाभाविक है, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है। इनकी माँ बहुत तेज तरार और मजबूत राजनेता रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है। खैर, मैं इंटरव्यू को यहीं समाप्त करता हूं। कैसा यह इंटरव्यू लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।